टाइम डिस्कस किया था। मेरे ख्याल से हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था वहां से आगे बढ़ते हैं और आज इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे। एसेंशियल से शुरू करें क्या? कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट मालूम है आपको, जहाँ पे भी एप्रोप्रिएट होगा। आर्बिट्रल अवार्ड है, इंटरिम अवार्ड यानी कि इन बिटवीन, जब फाइनल डिसीजन से पहले जो अवार्ड मिलता है उसको इंटरिम अवार्ड बोलते हैं, यानी जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आया तब तक वही बाइंडिंग होगा, वही मान्य होगा। राइट, अब एसेंशियल्स पे चलते हैं। कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी इन राइटिंग, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इज नॉट नेसेसरी, but it must be, documentation is not necessary, right? formal documentation, लेकिन application ही सही, एक application ही हो लेकिन written way में हो, right? तो लिखा हुआ request या application चाहिए that जिसमें दोनों पार्टी ये अग्री कर रहे हैं कि वो दोनों इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल कराना चाहते हैं, राइट? नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टीज, यानी दोनों पार्टी उस पे साइन करेगा। एक्सचेंज ऑफ लेटर्स है, टेलेक्स है या टेलीग्राम्स है या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कुछ एक्सचेंज किया तो जिसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है तो वो भी लेटर के रूप में या फिर एग्रीमेंट के रूप में वो भी एक्सेप्टेबल होगा। एंड एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस एंड क्लेम समझ में आ रहा है? क्लेम वो जिसको प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट को सेटल करना चाहता है, जिसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है और वो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आर्बिट्रेटर के पास गया है, तो वो क्लेम करेगा। एंड डिफेंस यानी जिस पार्टी पर ये क्लेम किया गया वो डिफेंडेंट हो गया, ठीक है? तो अगर आपस में आपने कोई ऐसा एक्सचेंज किया है क्लेम करने का और डिफेंस करने का, इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज अलिग्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर पार्टी, ठीक है? इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें एक पार्टी ने दूसरे पार्टी से क्लेम किया है और दूसरे पार्टी ने उसको डिफेंस किया है या डिनाई नहीं किया है उस क्लेम को, उस तरीके का कोई स्टेटमेंट भी रिटन एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। राइट, समझ में आया? ठीक है। इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो सारे यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। डिस्प्यूट जो है वो कैसा होना चाहिए? वो प्रेजेंट हो सकता है और फ्यूचर में भी वो डिस्प्यूट हो सकता है। तो कभी कभी होता है ना कि फ्यूचर को के प्रॉब्लम को फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी कुछ एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, होता है। वैसा भी डिस्प्यूट हो सकता है। इट मस्ट बी प्रेजेंट और फ्यूचर बिटवीन द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, जिनको आर्बिट्रेशन में जाना है उन पार्टीज के बीच में या तो एग्जिस्टिंग कोई डिस्प्यूट है या फिर उन्हें लगता है कि इस पॉइंट पे फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसको हम अभी ही क्या करते हैं, क्लॉज बना करके ऐड कर देते हैं और इस पर अभी ही एग्रीमेंट, सहमति बना लेते हैं। समझ में आया? दोनों ही नेचर का डिस्प्यूट हो सकता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, यानी इसके लिए आप एक अलग से पूरा एग्रीमेंट तैयार करिए या फिर अपने एक जो आपका मान लो पार्टनरशिप है या आप ज्वाइंट बिजनेस में जा रहे हैं तो बस एक क्लॉज भी आप ऐड कर दीजिए कि इन इन मुद्दों पे अगर हमारा डिस्प्यूट होता है तो विल गो फॉर आर्बिट्रेशन। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। द पार्टीज हैव अग्रीड टू सेटल देयर डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, यानी दोनों पार्टी को यह अग्री होना चाहिए, दोनों ही पार्टी की सहमति होनी चाहिए कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट को खत्म करेंगे, ठीक है? नाउ एडवांटेज हम लोगों ने शायद कर लिया था, याद है? ये सब शायद हो गया था या फिर करना है? जल्दी बोलो। अवॉइडेंस ऑफ पब्लिसिटी बिकॉज द प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड इन प्राइवेट, यानी कि नो पब्लिसिटी, कहीं आपको बीच में कोर्ट में या किसी के सामने नहीं करना है। आर्बिट्रेटर रहेंगे एंड दोनों पार्टीज रहेंगे, बस इतना ही आदमी में ये पूरी प्रोसीडिंग्स को चलाया जाता है, इसीलिए कोई पब्लिसिटी का डर नहीं होता है। आप अपनी कंपनी के बारे में या अपने डिस्प्यूट के बारे में जो भी मसला है उसको खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि आपको कोई कुछ रिवील होने का या डिस्क्लोज होने का डर नहीं है, कुछ बाहर जाने का आपको फियर नहीं, इसीलिए अपने अपने पक्ष को भी दोनों ही पार्टीज साफ साफ और क्लियरली रख सकता है। प्रोसीजर सिंपल है, कोई फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। वो एक एप्लीकेशन हो, वो आपकी कंपनी का क्लॉज है या वो अलग से आपने
आपस में सहमति से कोई एक्सचेंज किया इस तरीके के क्लेम का या फिर डिफेंस का, तो वो भी पर्याप्त है, राइट, उस तरीके का भी, लेकिन वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ डिले एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन अपील्स, यानी कि नॉर्मली जो कोर्ट में अपील होता है और तब जाकर के आपको डिसीजंस मिलते हैं, काफी लंबा समय लगता है, वो यहाँ पे डिले और अपील को अवॉइड किया जा सकता है, फासन किया जा सकता है। स्पीडी प्रोसेस है आर्बिट्रेशन इन कंपैरिजन टू एडजुडिकेशन, सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि आप लीगल पचड़े में नहीं पड़ते हैं, इसीलिए आपके कॉस्ट बहुत लिमिटेड है, आर्बिट्रेटर कॉस्ट है, और जो स्टेशनरी का थोड़ा बहुत खर्चा आएगा या जो प्लेस का खर्चा आएगा वो थोड़ा बहुत लिमिटेड कॉस्ट है। आपको बहुत ज्यादा वकील का खर्चा नहीं उठाना है, कोर्ट में ले जा करके गवाही दिलाने के लिए किसी को लाने ले जाने का खर्चा नहीं उठाना है, इस तरीके के एक्सपेंसेस से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो और डॉक्यूमेंटेशन का जो होता है कोर्ट में, जो नोटरी का या अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन के जो चार्जेज होते हैं वो भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, दोनों पार्टी का सिग्नेचर भी है तो सफिशिएंट है। इसीलिए अननेसेसरी टेक्निकलिटीज को हटाया जा सकता है, टाइम को बचाया जा सकता है, और कॉस्ट भी कम लगेगा इसमें। सोशल इफिकेसी, उस दिन भी मैंने बताया था कि जब भी पार्टीज के बीच में वो होता है और आप किसी मिडिल मैन या थर्ड मैन को लेकर रखते हैं, तो सोशल इफिकेसी मतलब कि इसमें सोसाइटी की बात रखी जाती है, यानी कि आप के बीच में सोसाइटी भी एक साक्ष्य या एविडेंस के रूप में काम कर रहा है और आप उनकी बात सुन रहे हो, ये यहाँ पे होता है। और क्लैरिटी या कैंडोर इन प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो मैंने पहले ही बताया कि दोनों पार्टी बेझिझक अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको कोई ऐसा डर नहीं है कि हमारा थर्ड पार्टी या किसी दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बीच में हमारी बात चली जाएगी। क्लियर हुआ। डिसएडवांटेज क्या है? द आर्बिट्रेटर में बी इनकॉम्पिटेंट, ये भी हमने देखा था कि आर्बिट्रेटर है वो इनकॉम्पिटेंट भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास में भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो चाहिए कंसिलिएशन ऑफिसर के पास या जज के पास या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास वो नहीं होंगे, क्योंकि स्वेच्छा से आप किसी को भी आर्बिट्रेटर बना सकते हैं, तो वो इनकॉम्पिटेंट भी हो सकता है और बायस्ड भी हो सकता है, राइट। बायस्ड यानी उसको लगेगा कि एम्प्लॉयर या कोई एक पार्टी मेरा जेब भरेगा, अंडर टेबल मुझे पैसा दे सकता है, तो वो हो सकता है कि बायस्ड भी हो, ठीक है ना, जो वीक पार्टी है उसके साथ गलत या इनजस्ट करे, अनजस्ट। नाउ इनजस्टिस में रिजल्ट फ्रॉम द इनफॉर्मेलिटी ऑफ द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर इतना इनफॉर्मल है कि इनजस्टिस हो भी सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी इसमें लीगल टेक्निकलिटीज नहीं है, तो इसमें अनजस्ट का चांसेस होगा अगर बायस्ड आर्बिट्रेटर है तो। देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ कॉम्पिटेंट एंड इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर, ठीक है ना, ऑब्वियसली देयर इज लैक ऑफ कॉम्पिटेंट, मतलब जो हमने सबसे पहले देखा था इनकॉम्पिटेंट, तो कॉम्पिटेंट आर्बिट्रेटर का कमी है, और ऐसा इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर भी मिलना मुश्किल होता है, तो ये डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं। कंपोजिशन यानी कि क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है, हम लोगों ने ये सब देख लिया था, मैं थोड़ा पीछे चली गई थी शुरू करते समय। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर एक भी हो सकता है, जिसको 16 आर्बिट्रेटर बोलेंगे। अगर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स है तो ऑड नंबर में होंगे, इवन नंबर में कभी भी नहीं होंगे, राइट, ये हमको मालूम है। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, राइट। जब पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर होते हैं तो उसको हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैसे होती है? दोनों पार्टीज अपनी सहमति से किसी एक बंदे को आर्बिट्रेटर चुन सकती है, या फिर दोनों पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, और वो दोनों समझ में आया? तो पहला तो है कि दोनों पार्टी आपसी सहमति से किसी एक आर्बिट्रेटर को चुन ले, या फिर दोनों अपने अपने सहमति से एक अलग अलग आर्बिट्रेटर को दे। अगर दोनों पार्टी एग्री नहीं हो पाती है 1 महीने तक कि किसको आर्बिट्रेटर चुनना है, तो उनके द्वारा the parties are free to agree on a procedure for appointing the arbitrator or arbitrators, यानी पार्टीज फ्री है, बिल्कुल कोई बंदिश नहीं उनके ऊपर, वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि उनको एक आर्बिट्रेटर रखना है या बहुत सारे आर्बिट्रेटर्स रखना है। अगर आपस में कोई सहमति नहीं बनती है और आर्बिट्रेशन कि यहाँ पे एक रहेगा या एक से अधिक रहेगा, ठीक है ना, ऑड नंबर रहेगा तो 2 कभी नहीं होगा, समझ में आया ना। तो हमने आपको भी कहा कि दोनों पार्टीज एक एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है, तो 2 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, कोई एक बात तो गलत है, तो क्या गलत है?
या फिर क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये। नहीं याद आ रहा किसी को? मैम वो दोनों आर्बिट्रेटर एक थर्ड पर्सन को। वेरी गुड, शाबाश। अगर एक आर्बिट्रेटर हमने चुना और तो ठीक है, लेकिन अगर आर्बिट्रेटर्स रखने तो कम से कम 3 होंगे। तो 3 कैसे होंगे? एक मैंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, एक दूसरे पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, 2 हो गए। और ये दोनों आपसी सहमति से किसी एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, राइट यहीं पर हमने देखा था, इफ द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इन सबसेक्शन 3 अप्लाइज, यानी अगर पार्टीज फेल कर जाती है, एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर किसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, इसमें अगर पार्टी फेल कर जाती है, यानी हम दोनों ही, 2 पार्टी है, मैं और XY कोई पार्टी है, जो आर्बिट्रेटर का चयन नहीं कर पाते हैं, या फिर वो दोनों आर्बिट्रेटर को जब रेफर किया जाता है कि आप किसी तीसरे आर्बिट्रेटर को चुन लीजिए, वो भी 30 दिन के अंदर, जब उनके पास रेफर किया गया, ये रिक्वेस्ट गया, उसके 30 दिन के अंदर अगर किसी को नहीं चुन पाते हैं, तो पार्टीज रिक्वेस्ट कर सकती है चीफ जस्टिस को, राइट चीफ जस्टिस को पार्टीज रिक्वेस्ट करेगी, वी फेल टू डिसाइड ओवर आर्बिट्रेटर, इवन द आर्बिट्रेटर्स आर नॉट फाइनलाइजिंग, दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट यू। चीफ जस्टिस अपने मन से आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट करता है, पार्टीज उनको रिक्वेस्ट करती है कि आप ही किसी को हमारा आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दीजिए, तो उसको चीफ जस्टिस नियुक्त करता है उस थर्ड आर्बिट्रेटर को। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस मुझे मालूम है यही सब लिखा है, बस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? कंडक्ट ऑफ, ये सब दिमाग में रखो, अपने मन से लिख लेना, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या टाइमिंग दिया जाता है, ड्यूरेशन का, कितने आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं, मैंने ऐसे एकदम फॉर्मल सजा के लिखा है। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोसेस, आर्बिट्रेशन को डिफाइन करिए, क्या होता है, आर्बिट्रेटर कितने हो सकते हैं, किस कंडीशन में आर्बिट्रेटर होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता है तो अपने मन से लिख दो, 4-5 एडवांटेज पता है और 3 या 2 डिसएडवांटेज इसके हैं, वो आप अपने मन से लिख दीजिए। अब आपको मालूम है ना कि क्या क्या, किस किस फंदे से हम बच जाते हैं अगर हम आर्बिट्रेशन में जाते हैं, तो वो सब आप लिख सकते हैं ना। अगर अभी भी पूछे तो आप मेरे ख्याल से 3-4 एडवांटेज और 1-2 डिसएडवांटेज जरूर लिख देंगे, राइट तो वो सब बस दिमाग में रखो, एकदम रट के, एकदम इस तरह से सजा के लिखने की जरूरत नहीं। तुम पॉइंट वाइज भी जितना तुमको आर्बिट्रेशन से रिलेटेड याद रहेगा उतने पॉइंट्स लिख देना, सफिशियंट होगा, वो भी सफिशियंट होगा, राइट अब क्या है यहाँ पे, कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेटर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स मतलब कार्रवाई, कैसे इस कार्रवाई को कंडक्ट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है और कैसे कंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले पहला पॉइंट है इक्वल ट्रीटमेंट टू पार्टीज, इसका मतलब है कि आर्बिट्रल दोनों ही पार्टीज को पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपने पॉइंट्स को रखिए, राइट ऐसा नहीं होगा दोनों ही पार्टीज को कि किसी को बोलने देगा और किसी को अपना बात नहीं रखने देगा, दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट करेगा एंड गिव फुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस, देयर क्लेम्स एंड देयर डिफेंस, राइट नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ पार्टीज, पार्टीज को क्या क्या फ्रीडम है आपको मालूम है, पार्टीज को सबसे पहले तो आर्बिट्रेटर चुनने का फ्रीडम है, उसके बाद प्लेस टाइम ये भी उनको डिसाइड करने का फ्रीडम है। द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, किस मेथड से, किस तरीके से होना चाहिए ये आर्बिट्रल प्रोसीजर, ये भी पार्टीज फ्री है, ये भी वो प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कंडक्टिंग का अपने मन से डिसाइड कर सकती है। लेकिन अगर पार्टीज फेल कर जाती है, अगर पार्टीज ऐसे किसी एग्रीमेंट पे नहीं आ पाती है कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, तो फिर क्या होता है, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स इन एन एप्रोप्रिएट मैनर, यानी पहले पार्टीज से पूछा जाता है कि आप किस तरीके के प्रोसीजर्स में जाना चाहते हैं, जो भी मेथोडोलॉजी आप यूज करना चाहें, अगर वो उन्होंने बताया, दोनों पार्टी ने सहमति दी कि ठीक है ये हमारा ये प्रोसीजर होना चाहिए, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर पार्टीज फेल कर जाती है डिसाइड करने में कि कौन से मेथोडोलॉजी या फिर कौन से प्रोसीडिंग से इस चीज को स्टार्ट किया जाए, तो फिर क्या होता है, देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जिस मेथड को, जिस प्रोसीडिंग्स को अप्रोप्रिएट समझेगी, उस तरीके से ये कार्रवाई को कंडक्ट करेगी। क्लियर है? मैम अगर इन केस अगर मेंबर्स
जैसे 3 मेंबर्स हैं पार्ट, और हाँ तीनों 3 मेंबर्स है, तो मैम तीनों का आइडिया अगर अलग है, मेजोरिटी, मतलब मैंने मेथड। इसीलिए कहा था, आपको याद है मैंने बोला ऑड नंबर क्यों रखते हैं, ताकि हमारा वोटिंग के टाइम में आप मेजर और कम को और अधिक को डिफरेंशिएट कर, मान लो 4 हमने रखा और 2-2 में बट गए तो अगेन प्रॉब्लम, तो 5 रखिए, 3 रखिए, 7 रखिए, ताकि आपको डिसाइड करने में कि मेजोरिटी जो वोटिंग गया वो किधर गया है। क्लियर हुआ? ओके, इसीलिए कहा था कि ऑड नंबर में हमेशा आर्बिट्रल रहते हैं। गुड। अब देखो, तो ये उनको फ्रीडम है, लेकिन अगर वो फेल कर जाते हैं तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जिस किसी चीज को, जिस कंडक्ट प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर समझेगी, अप्रोप्रिएट समझेगी, उस मैनर में वो उसको कैरी ऑन करेगी। द पावर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंक्लूड्स द पावर टू डिटरमाइन द, ये सब देख लो, एडमिसिबिलिटी, रेलिवेंस, मटेरियलिटी एंड वेट ऑफ एनी एविडेंस। सिंपल है, मैं एक एक करके टर्म समझा देती हूँ आपको। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो आर्बिट्रल है, आर्बिट्रेटर्स हैं, इसमें वो क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो डिसाइड कर सके, डिटरमाइन कर सके एडमिसिबिलिटी, यानी किस किस एविडेंस को एडमिट करना है, इंक्लूड करना, और किसको एक्सक्लूड करना है। जो भी उनको उचित लगेगा उसको वो एडमिशन देंगे, यानी वैसे वैसे एविडेंसेस को रखने की अनुमति देंगे। कोर्ट से भी इजाजत ली जाती है ना कि क्या मैं इन्हें पेश कर सकता हूँ, क्या मैं ये एविडेंस पेश कर सकता हूँ, एंड कोर्ट गिव्स कंसेंट, राइट। उसी तरह आर्बिट्रेटर्स भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से एविडेंस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। रेलिवेंस, यानी कि क्या वो एविडेंस इस केस से, इस डिस्प्यूट से रेलिवेंट है या नहीं है, ये भी डिसाइड करने का फ्रीडम उनको है। मटेरियलिटी, मैंने मटेरियल का मतलब बता दिया आप लोगों को क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा, अगेन मटेरियल मतलब सामान, दिमाग से भी निकाल दो, जब भी हम इस तरीके के पॉइंट्स में मटेरियल पढ़ते हैं उसका मतलब क्या हो जाता है, which is important, relevant. इम्पॉर्टेंट। यस, तो मटेरियलिटी ऑफ द एविडेंस, कितना इंपॉर्टेंट है वो एविडेंस और क्या वजन है, यानी कि इससे केस पे क्या कितना असर पड़ सकता है, राइट। ये सब डिटरमाइन करने का फ्रीडम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को है। क्लियर हो गया? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? नाउ प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज ऑलवेज फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज प्रायोरिटी। पार्टीज जिस प्लेस को आर्बिट्रेशन का पॉइंट बनाना चाहती है, मीटिंग्स के लिए चुनना चाहती है, वो उसको चुन सकती है। लेकिन अगर पार्टीज इसमें भी फेल कर जाती, दोनों पार्टीज एक मत पे, कभी कभी होता है ना, दोनों पार्टीज बिल्कुल दो पोल, अपोजिट पोल होते हैं, किसी भी मैटर पे उनका म्यूचुअल कंसेंट बन ही नहीं पाता है। तो अगर इफ बोथ पार्टीज फेल्स टू फॉर्मुलेट सच एग्रीमेंट और कंसेंट, देन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड्स द प्लेस on the basis of the convenience of the parties। अगेन वो convenience of the parties जरूर ध्यान में रखेगा। आपको मालूम है ना, ये सब हम इसलिए करें ताकि हम बहुत ज्यादा उलझाए नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करें इस डिस्प्यूट को। तो इजी बनाए रखने के लिए पार्टीज का कन्वीनियंस तो जरूरी है ना देखना। इसीलिए आपको लीगल टेक्निकलिटीज से बचाया गया है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन से बचाया गया है, आपको लॉ और एडजुडिकेशन के चक्कर में नहीं भेजा गया है, ताकि आप फ्रीली, इजिली, जितना सिंपल वे में हो सके उतने सिंपल वे में अपने डिस्प्यूट का निपटारा कर लीजिए, राइट। तो या तो दोनों पार्टीज को फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से प्लेस चुनिए, अगर दोनों पार्टीज ऐसे किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाती है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने पार्टीज को के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए कोई एक प्लेस डिसाइड कर लेता है। क्लियर? कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, इसका कमेंसमेंट का क्या मतलब हुआ, व्हेन इट विल स्टार्ट, कब शुरू होगा। कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग सेक्शन 21 में दिया गया, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, मतलब कि अगर कुछ और तय नहीं है दोनों पार्टीज के बीच में तो कब ये शुरू होगा। सिंपल है, द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी डिस्प्यूट commences on date on which a request for the dispute to be referred to arbitration is received by the respondent। सिंपल है, मैं बता देती हूँ कब शुरू होगा ये प्रोसीडिंग्स, अगर दोनों पार्टीज के बीच में कुछ और एग्रीमेंट नहीं है, कुछ और म्यूचुअल कंसेंट नहीं बना है, तो ये प्रोसीडिंग्स जिस पर डिस्प्यूट से कनेक्टेड है वो प्रोसीडिंग्स, वो उस दिन को स्टार्ट होगा जिस दिन को जो रिस्पोंडेंट है, दो पार्टीज है, क्लेमेंट एंड रिस्पोंडेंट, रिमेंबर है ना। तो जो रिस्पोंडेंट है उसको रिक्वेस्ट भेजा गया और उस जिस दिन उसने रिसीव कर लिया उस दिन से ये आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शुरू माना जाएगा। क्लियर? जैसे कि मेरे और सुयश के बीच में डिस्प्यूट है, मैंने
लिखा, आर्बिट्रेशन को तो रिक्वेस्ट किया ही हमने और सुयस ने, दोनों ने कंसेंट से कि हाँ हम फलाने के पास जाएंगे, हम अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से क्या करेंगे, निपटाएंगे। अब मैंने अपने क्लेम्स आर्बिट्रेशन को दी, उन्होंने उसको भेजा, सुयस को भेजा। अब सुयस के रिसीव करते ही वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। यानी यू नो अबाउट द क्लेम्स, यू नो अबाउट द डिस्प्यूट, कि कौन से मैटर पे डिस्प्यूट है और आपसे क्या क्लेम या क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस है। क्लियर हो रहा है खुशी? कुछ Yes, प्रॉब्लम? ma'am. ठीक, मैं बोल रही हूँ कि एकदम मत रखना, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है, तो एकदम ये मत रखना कि पढ़ो, ठीक है ना, सेक्शन भूल जाओ, कोई बात नहीं, भूल जाते हो तो पढ़ो, इसको समझ लो और अपने हिसाब से लिख दो जितना चाहिए याद रहता है, ठीक है ना। 3-4 रीडिंग लगा लो बस, रटो भी मत, क्योंकि कितना रटोगे। पढ़ लो इसको, 2-3 बार पढ़ लो, समझ लो कि ये ऐसे ऐसे होता है, प्लेस ऐसे होता है, टाइम ऐसे होता है, इतने आर्बिट्रल हो सकते हैं, इस तरीके से आर्बिट्रल का अपॉइंटमेंट होता है। अगर दोनों पार्टी फेल हो जाती है तो वो रिक्वेस्ट करेगी चीफ जस्टिस को, तो फिर वो एक आर्बिट्रल अपॉइंट कर देगा। क्लियर है ना? इस तरीके से समझ के लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा याद करने में या उस चीज को समझने में, नहीं ना? ठीक है, तो ऐसे ही करना है, रटना नहीं है, नहीं कर सकते वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन याद करने के चक्कर में रहेंगे तो लॉ का भी तैयारी नहीं होगा, बाकी भी 4-5 पेपर देने होते हैं, राइट। नाउ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है? Parties are free to agree upon the language or languages to be used in arbitral proceedings. Parties अपने हिसाब से भाषा का चयन कर सकती है कि हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, या हिंदी इंग्लिश दोनों में, या कोई लोकल लैंग्वेज है जैसे कि मराठी, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में उनको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं पता, राइट, उनको अपना सिर्फ मराठी पता है। ऐसा होता है हमारे यहाँ तो, चलो जो कम पढ़े लिखे भी उनको भी थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आती है, लेकिन साउथ में, महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हिंदी बहुत कम लोगों को समझ में आती है, खासकर जो पढ़े लिखे होते उन्हीं को थोड़ी बहुत आती है, राइट। जो वहां पे इलिटरेट होते उनको तो बिल्कुल नहीं आती, उनको सिर्फ अपनी ही भाषा आती है। समझ में आया? तो यही है कि अगर आप एक लैंग्वेज या एक से अधिक लैंग्वेज में, पार्टीज फ्री है कि वो कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल वो लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स हो सकती है। लेकिन अगर अगेन पार्टी फेल, ठीक है ना, टू डिसाइड द लैंग्वेज, देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैव डिटरमाइन द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। फिर ये खुद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि किस लैंग्वेज में, ऑब्वियसली जो दोनों पार्टीज के समझ में आएगा वही लैंग्वेज या फिर वही 2 लैंग्वेजेज में प्रोसीडिंग्स होगा। क्लियर? Termination. The arbitral tribunal may order that any documentary evidence shall be accompanied by a translation into the language agreed upon by the parties. Simple. क्या होता है आर्बिट्रल? मैं आपको आगे ले चलूंगी, अभी समझ लो कि द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों ही पार्टीज को बोल सकती है कि मान लो इंग्लिश में लिखा आया है या हिंदी में लिखा आया है, लेकिन ये दूसरी पार्टीज को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि जो भी आपने एविडेंस एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जमा किया है, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ एक ट्रांसलेटेड कॉपी भी होना चाहिए उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में एग्रीड किया गया है कि प्रोसीडिंग्स चलेगा, राइट? ठीक है। स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। क्लेम एंड डिफेंस का स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, जो मैं बता रही थी, क्लेम within the period of time agreed upon by the parties or determined by the arbitral tribunal. claimants claim है क्या, विद इन द पीरियड ऑफ टाइम अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, यानी कितने टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्लेम कर लेना है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने आपको टाइम फ्रेम दिया कि आपका जो भी क्लेम्स है आप बता दीजिए। क्लेमेंट शैल स्टेट, क्लेमेंट को क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, फैक्ट सपोर्टिंग हिज क्लेम, यानी कि अगर मेरा किसी ने 50,000 रुपया लिया है, अब वो वापस नहीं कर रहा, ये एक डिस्प्यूट का मसला हो सकता है, तो फैक्ट्स, आई हैव गिवन 50,000 टू फलाना एंड नाउ आई एम नॉट गेटिंग द रिटर्न। अब द पॉइंट्स एट इशूज, इस कब दिया था, कितना दिया था, किस काम के लिए दिया था, साइन लिया था कि नहीं लिया था, वो सारे इशूज आप मेंशन कर देंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अटैच कर सकते हैं। एंड देन व्हाट नाउ यू आर सीकिंग फॉर द रिलीफ और रेमेडी साउट, यानी कि आप अब क्या चाहते हैं। ठीक है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए 50,000 दिए हुए, वो ना ही मेरा पैसा दे रहा है और ना ही मेरा मुझे उस पर कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या चाहते हैं, फाइन लगाना चाहते हैं, पेनल्टी चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट एंड मूलधन चाहते हैं, या फिर कई बार लोग इतना थक जाता है कि बोलते हैं भाई हमारा 50,000 ही वापस करा दो, हमको कुछ नहीं चाहिए।
समझ में आया? ये जो भी रेमेडी चाहते हैं आप, जो भी उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, ये सब मेंशन करके क्लेमेंट देगा। और किसको देगा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, और वो वहां से रेस्पोंडेंट को देगी कि ये क्लेम्स है, ठीक है ना, आपके अगेंस्ट। रेस्पोंडेंट शैल आल्सो स्टेट द डिफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव पार्टिकुलर्स। अब क्लेम को देखने के बाद, क्लेमेंट्स के जो स्टेटमेंट्स है उसको पढ़ने के बाद, रेस्पोंडेंट भी अपने डिफेंस में पॉइंट्स को लिख करके दे सकता है, यानी अपना बचाव कर सकता है। ठीक है, मैंने क्यों पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा लिया या नहीं लिया, जो भी उसको डिफेंस करना है अपना, ठीक है, वो दे सकता है। क्लियर? दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी बात रख दी। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वहां पे अब कैसे सबमिट होगा? द पार्टीज में सबमिट ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विद देयर स्टेटमेंट्स, और जितने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है सबमिट कर सकती है। उसके बावजूद भी अगर कोई और रेफरेंस भी उसमें ऐड करना है आपको, if they think they may add a reference to the documents or other evidence that they will submit, मतलब वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, उससे रिलेटेड अगर कोई एविडेंस है तो सबमिट कर सकती है, अगर कोई एडिशनल रेफरेंस भी बनाना चाहती है तो वो भी वो उसके साथ सबमिट कर सकती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं, राइट? अब अमेंडमेंट्स क्या है? अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, यानी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं। क्लेमेंट अपने क्लेम्स में अमेंडमेंट कर सकता है कि नहीं, एविडेंसेस में अमेंडमेंट कर सकता है कि नहीं, और कुछ स्टेटमेंट में चेंजेस कर सकता है कि नहीं। देखो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं, तो लॉ क्या कहता है? मगर अगर दोनों पार्टी ने ही आपस में कुछ एग्रीमेंट कर लिया कि हम ऐसे करेंगे, यही हमारा रहेगा, तो कोई बात नहीं। अदरवाइज लॉ आपको क्या क्या छूट देता है? ईदर पार्टी में अमेंड और सप्लीमेंट हिज क्लेम, यानी दोनों ही पार्टी अपने क्लेम्स को सुधार सकती है या सपोर्ट कर सकती है किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट से, राइट? यहां तक तो क्लियर हो गया? दोनों ही पार्टी, क्लेमेंट एंड डिफेंडेंट, दोनों। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, जब कार्रवाई चल रही होती है तो भी आप अपने क्लेम्स में चेंजेस ला सकते हैं, और डिफेंडेंट अपने स्टेटमेंट्स में या एविडेंसेस को अमेंड मतलब छेड़खानी नहीं कर रही हूं मैं, अमेंड मतलब और कुछ ऐड करना है या कुछ सुधार करना है। जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उसमें कुछ एक मुझे लगता है कि ज्यादा लिखा गया था, ये नहीं होना चाहिए, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, यस मैम। ठीक है। लेकिन कब तक? अनलेस द ये चेंजेस कर सकते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपको अलाउ करेगा कि आप प्रोसीडिंग्स के बीच में भी अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं अपने सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगेगा कि अब ये अलाउ करना अनफेयर है, अब ये अलाउ करने में बहुत डिले हो गया है, उसके बाद वो आपको स्टॉप कर सकती है ना। ठीक है, समझ में आया? मान लो, समझ लो कि आप डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, और एक दिन पहले या 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले आप जाके बोलते हो कि नहीं हमें ये अमेंडमेंट करना है, तो फिर वो आपको नहीं अलाउ करेगी। जब तक कि उसे लगेगा कि अभी प्रॉपर समय है, अभी आप चेंजेस करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए, कुछ सुधार करना चाहते हो तो कर सकते हैं, तब तक वो अलाउ करेगी। बट इफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसीडर्स दैट नाउ इट बिकम्स इनएप्रोप्रिएट टू अलाउ अमेंडमेंट और सप्लीमेंट, तो वो क्या करेगी? क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, तो वो क्या करेगी? डिसअलाउ कर देगी। यानी इट्स अप टू द, it depends upon the arbitral tribunal as well as depends upon the how early you do this, right? जब अगर बहुत जल्दी किया आपने तो वो अलाउ करेगी, लेकिन अगर काफी लेट हो चुका है तो वो डिसअलाउ कर सकती है। क्लियर है? सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। नाउ हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स। हियरिंग कैसे होगा और रिटन प्रोसीडिंग्स क्या क्या होता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड whether to hold oral hearings, मतलब oral hearings भी पॉसिबल है, लेकिन अवार्ड हमेशा रिटन में होगा, क्योंकि साइंड होना है उसको आर्बिट्रेशन से भी और दोनों पार्टीज को भी। लेकिन जो प्रोसीडिंग्स है, जो हियरिंग्स है, ठीक है ना, वो ओरल भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो वेदर टू होल्ड ओरल हियरिंग, जो सुनवाई है, जो कार्रवाई है, वो सिर्फ ओरल हियरिंग करना है या रिटन ओरल दोनों करना है, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी। वेदर द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मटेरियल्स, क्या जो प्रोसीडिंग्स है वो कंडक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मटेरियल्स के बेसिस पर,
ये भी वो डिसाइड करेगी। इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में आपसी कोई सहमति है रिगार्डिंग द प्रोसीजर, रिगार्डिंग द मेथडोलॉजी, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी। राइट, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन, व्हाट यू नीड टू कम्युनिकेट नाउ, क्या क्या कम्युनिकेट करना पड़ेगा दोनों पार्टीज के बीच। ऑल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू और एप्लीकेंट मेड टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाय वन पार्टी शैल बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। मैंने क्या क्या एविडेंसेस दिए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या क्या क्लेम लगाए हैं, सारे कुछ क्या होगा, all these things required to be communicated to other party, कि आपके ऊपर ये क्लेम है, आप उसके अगेंस्ट ये एविडेंस दिया गया है, ये सप्लीमेंट दिया गया है। समझ में आया। दूसरे पार्टी, अगेन दूसरे पार्टी का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो पहले पार्टी को बताया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। एनी रिटन कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड, कब रिसीव्ड माना जाएगा एनी रिटन कम्युनिकेशन, if it is delivered to the addressee personally or at the place of business, habitual residence or mailing address by registered post। भूल जाओ मैंने अभी क्या क्या इंग्लिश में बोला, याद रखो कि रिटन कम्युनिकेशन जब भी ये दो पार्टी एक दूसरे से करता है तो कंप्लीट कब माना जाता है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, हमने डिलीवर कर दिया, राइट। तो अगर आपको रिसीव हो गया तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके सही एड्रेस पे हमने डिलीवर किया लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, तो भी वो कम्युनिकेटेड माना जाता था या नहीं माना जाता था। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रिमेंबर, माना जाता था ना, क्योंकि मैंने आपके सही एड्रेस पे पोस्ट किया था। तो यही बोल रहा है कि जो कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, वो रिसीव तब समझा जाएगा जब आपने उसको पर्सनली दे दिया, ठीक है ना, मैं लेकर गई और तुम्हें दे दिया तो रिसीव पर्सनली, नहीं तो मैंने क्या किया, आपके ऑफिस में या आपके जो हैबिचुअल आपका रेसिडेंस है, घर है, उस पर या आपके मेलिंग एड्रेस पर मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से पोस्ट कर दिया। रजिस्टर्ड पोस्ट, हर एक जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि या तो उस पर दो ही का आपको आंसर आता है उस रजिस्टर्ड पोस्ट का, इधर एक्सेप्टेड, राइट, तो आप साइन लेते हो ना कि किसने एक्सेप्ट किया, तो एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हमने भेजा और फलाने आदमी ने आपका ये जो कुरियर है या जो लेटर है वो एक्सेप्ट किया। दूसरा क्या करते हैं हम, अगर वो किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया तो भी हम रीजन लिख करके वापस उसको जमा करते कि वी ट्राइड, वी अटेम्प्टेड टू कम्युनिकेट दिस थ्रू दिस रिटन कम्युनिकेशन बट द पर्सन इज नॉट अवेलेबल और द पर्सन इज आउट ऑफ प्लेस और वॉट एवर द रीजन, राइट। तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन था, हुआ ना कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की देने की। क्लियर? ठीक, कोई पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट में, इफ नन ऑफ द प्लेस रेफर्ड अबव कैन बी फाउंड, अगर कोई भी जगह नहीं मालूम, आदमी एकदम लापता है, ना उसका घर का पता मिल रहा है, ना उसके ऑफिस के एड्रेस पे वो मिल रहा है, ना उसको पर्सनली दिया जा सकता है, कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका लास्ट नोन बिजनेस प्लेस या लास्ट नोन रेसिडेंस है या मेलिंग एड्रेस है, उस पर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा, सो दैट वी कैन प्रूफ दैट हमने अटेम्प्ट किया आपको ये इन्फॉर्म करने का। क्लियर है? यानी कि मान लो घर छोड़ चुका है, वो वाला ऑफिस वाइंड अप कर चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप क्या करो, तो जो लास्ट उसका एड्रेस है, ठीक है ना, मेलिंग एड्रेस जहाँ पे अंतिम तक उससे काम हुआ है और बातचीत कॉरेस्पॉन्डेंट किया गया है, उसी एड्रेस पे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देगा, ताकि वो प्रूफ कर सके कि देखिए आपने जो अपना एड्रेस दिया था आखिरी समय, हमने वहां पर आपको रीच करने की कोशिश की। क्लियर? एंड लास्ट वन, द कम्युनिकेशन is deemed to have received on the day it is so delivered, यानी कम्युनिकेशन रिसीव तब माना जाएगा जिस दिन आपने डिलीवरी कर दी। इससे इसका कोई वास्ता नहीं है कि आपने उसको रिसीव किया या नहीं किया, कम्युनिकेशन इज डन फ्रॉम आवर साइड, राइट। समझ में आ रहा है ना सब? पार्टी अगर डिफॉल्टर हो जाती है तो क्या, सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट दिस कि व्हेन पार्टीज बिकम्स डिफॉल्टर, अगर अब डिफॉल्टर क्या होगा, क्लेमेंट टाइम पर अपना क्लेम नहीं कर रहा है, राइट, तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स। मुझे, मेरे और श्रेयस के बीच में झगड़ा है और मैं कोई क्लेम ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है, तो क्या करेगा आर्बिट्रल, इसको टर्मिनेट कर देगा, यानी इस प्रोसीडिंग्स को खत्म कर देगा, ठीक है, झगड़ा कुछ है ही नहीं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, राइट। तो क्लेमेंट अगर फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, मैंने अपना क्लेम का स्टेटमेंट नहीं दिया,
जो भी टाइम पीरियड दिया गया था उसमें, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसको क्या करेगी, उस प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देगी। रिस्पोंडेंट लेकिन अगर फेल कर जाती है अपना रिस्पॉन्स कम्युनिकेट करने में, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसको टर्मिनेट नहीं करेगी। देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स, उसको तब भी नहीं टर्मिनेट करेगी, क्योंकि क्लेमेंट का जरूरी रोल है ना कि हमको प्रॉब्लम है, अगर मैंने ही प्रॉब्लम नहीं जाहिर की तो टर्मिनेटेड। लेकिन रेस्पोंडेंट जिससे मुझे कुछ चाहिए, उसने अगर नहीं रिप्लाई किया तो क्या हम छोड़ देंगे उसको? नहीं, तो भी हम प्रोसीडिंग्स को करेंगे, राइट। A party fails to appear at an oral hearing or to produce documentary evidence. अगर दोनों ही पार्टी में से कोई एक पार्टी जिस दिन हियरिंग था उस दिन आने में नहीं सक्षम है, नहीं आती है, या फिर जो डॉक्यूमेंट या एविडेंसेस देना था वो नहीं दे पाती है, तो क्या करती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल? मे कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स ऑन द बेस एंड मेक द अवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग एविडेंस। जो पार्टी है और जो अवार्ड अभी अवेलेबल है उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोसीडिंग्स को कर लेते हैं और अवार्ड को दे देते हैं। समझ में आया? यानी कि डिफॉल्टर तीन तरह का हो सकता है, क्लेमेंट डिफॉल्टर हो गया तो प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कर दो, रेस्पोंडेंट अब टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, अपने रिस्पॉन्सेस नहीं सबमिट कर रहा है, डिफेंस में कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप कंटिन्यू रखो प्रोसीडिंग्स। और अगर कोई पार्टी नहीं आ पाती है या जो एविडेंसेस वो दिखाने वाली थी वो अगर नहीं दिखा पाती है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो एग्जिस्टिंग एविडेंसेस उसके बेसिस पर अपना निर्णय ले लेगी। क्लियर? कुछ मुश्किल है इस सब में? बस यही है कि थोड़ा लेंदी है, राइट। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है, ये 2-3 रीडिंग लगा लो, लिख सकते हो आप आराम से। डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अब आया सुयश वाला क्वेश्चन, राइट, कि जब पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर है तो डिसीजन मेकिंग कैसे होता होगा, क्योंकि उसने सही पूछा था कि अगर दोनों ही किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचेंगे तो कैसे होगा, राइट। तो इसीलिए आपके पास इसमें क्या क्या कर सकते हैं, decision of the arbitral tribunal shall be made by the majority of all its members, right। जो मेजर वोटिंग जिधर जाएगा, मेजर लोग जिसको सपोर्ट करेंगे उसके उस डिसीजन को मान्य माना जाएगा, राइट। ठीक है। सेटलमेंट। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में इनकरेज सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। क्या करती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल? दोनों पार्टी को इनकरेज करती है डिस्प्यूट को सेटल कर लीजिए, आपस में खत्म कर लीजिए, जो भी आपको चाहिए और जो भी इनसे लेना है आप दोनों म्यूचुअल एक कंसेंट पे आ जाइए और डिस्प्यूट को खत्म कर लीजिए। इट मे आल्सो विद द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज यूज मीडिएशन, कंसिलिएशन और अदर प्रोसीजर। आर्बिट्रेशन मैंने कहा ही था कि मिडिल मैन की उपस्थिति में जब प्रोसीडिंग्स को चलाते हैं तो दोनों पार्टी से पूछ करके, अच्छा ये मीडिएशन, कंसिलिएशन तुम समझ रहे हो ना, दे विल जस्ट गिव यू काउंसलिंग, राइट। कंसिलिएशन का काम करेगी, कुछ आपको थोपेगी नहीं। मीडिएशन यानी दोनों पंच जो करता है, ठीक है ना, दोनों पार्टीज के बात सुन करके अपना डिसीजन दे देता है कि ये करना चाहिए आपको, तो पार्टीज से कंसल्ट करके ये आर्बिट्रेशन आप चाहे। कहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट करो। अभी कुछ पूछना है क्या? कुछ नहीं पूछना है तो म्यूट करो, नहीं तो पूछो। कुछ पूछना है? ठीक है। इफ पार्टीज, हाँ अभी मैं क्या बोल रही थी कि पार्टीज उनको बोल सकती है कि अगर आप अग्री करें तो हम आपको मीडिएशन से करवा दे, कंसिलिएशन से करवा दे, या फिर कोई भी प्रोसीजर जिस पे आप तैयार हैं उस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिए। इफ पार्टीज सेटल द डिस्प्यूट अमॉन्ग देमसेल्व्स। अब ये भी हो सकता है आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेटर है, लेकिन दोनों पार्टीज आपस में ही बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले और अग्री हो जाए ऑन द प्रेजेंस ऑफ आर्बिट्रेटर। दोनों ने तय कर लिया कि हम ये तरीके से करेंगे, ए ने भी बोल दिया ओके वी हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, बी ने भी बोल दिया आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, तो क्या हो गया, सॉल्यूशन मिल गया, डिस्प्यूट सेटल हो गया और आप ये प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कर सकते हैं। समझ में आया? रीजंस ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड इज नेसेसरी टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि जो डिसीजन लिया गया वो क्यों लिया गया वो कंपलसरी है रिकॉर्ड करना है। यानी मैंने कहा था ना, अवार्ड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट, राइट। तो किस बेसिस पर क्या एग्रीमेंट हुआ वो तो लिखा ही जाएगा, हर केस में लिखा जाएगा कि फाइनली दोनों पार्टीज ने किस मुद्दे पर सेटल किया इस बात को। लेकिन क्या कारण था ये डिसीजन लेने का, ये कारण भी मेंशन होना जरूरी है। लेकिन इस कारण को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, हम छोड़ भी सकते हैं मेंशन करना, दो कंडीशन में। याद रखो, एक तो दोनों पार्टीज ने खुद ही डिसीजन ले लिया
ठीक है ना, खुद ही एक पॉइंट पर आ गए और उनका प्रॉब्लम सुलझ गया। तो आपको रिकॉर्ड करने की, क्योंकि तब तो आपने कोई डिसीजन लिया ही नहीं, आर्बिट्रेटर ने कोई डिसीजन लिया ही नहीं, तो उसको ये रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है कि व्हाई दिस डिसीजन टेकन, बिकॉज बोथ पार्टीज म्यूचुअली कम टू अ पॉइंट वेयर दे हैविंग नो प्रॉब्लम, राइट। तो उस कंडीशन में आपको ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, या फिर एग्रीमेंट के क्लॉज में, सॉरी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के क्लॉज में पहले ही दोनों पार्टी ने कह दिया था कि भाई आप जो डिसीजन लेगा, आर्बिट्रेटर जो डिसीजन लेगा हम मान लेंगे, आपको कोई रीजन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया। समझ रहे हो? तो भी वो रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि regions of award required to be recorded, but if parties settle their dispute among themselves, then there is no need to record that particular reason कि ये अवार्ड क्यों लिया गया, ये डिसीजन क्यों लिया गया। और अगर दोनों पार्टीज ने पहले ही आपको लिख के दे दिया कि आपको जो मर्जी आप डिसीजन सुनाइए हम मान लेंगे, हम आपसे रीजन नहीं पूछेंगे, आप कारण आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो दोनों ही केस में रीजन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। टर्मिनेट कैसे होता है प्रोसीडिंग्स, वो अभी है। द क्लेमेंट विड्रॉज हिज क्लेम, अगर क्लेमेंट अपने क्लेम को विड्रॉ कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वापस ले लिया तो प्रॉब्लम, ठीक है ना। दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई है, जिसने लड़ाई, जो कोर्ट में गया, जो थाने में गया, कंप्लेन लिखा है, वो कंप्लेन वापस ले लेता है, दोस्ती होगी 2 दिन के बाद, तो क्या हो गया खत्म। तो इसी तरह टर्मिनेट हो गया डिस्प्यूट। द पार्टीज अग्री ऑन द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, पार्टीज क्या किए, अग्री, दोनों पार्टीज अग्री करे कि हाँ ठीक है, अब ये प्रोसीडिंग्स हमें ये सब मानिए, अब आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, तो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसीडिंग्स। व्हेन आर्बिट्रेटर हैविंग सम पर्सनल इंटरेस्ट विद वन ऑफ द पार्टीज। अच्छा, मान लो मैंने कहा था ना कि पार्टीज जो आर्बिट्रल हो या मिडिल मैन हो या कंसिलिएटर हो या इंक्वायरी ऑफिसर का, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी हो उसको न्यूट्रल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आर्बिट्रर को भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल। अब अगर मान लो चीफ जस्टिस ने किसी को रिक्रूट किया, अगर पार्टीज ने खुद रिक्रूट किया तो वो इतने पागल नहीं है कि वो किसी के रिलेटिव को कर लेंगे, ठीक है ना, उनको पता है कि ये न्यूट्रल आदमी होना चाहिए। लेकिन मान लो चीफ जस्टिस ने किसी आर्बिट्रर को नियुक्त किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज, तो आर्बिट्रर को बताना होता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट है किसी एक पार्टी के साथ या नहीं है, मेरा कोई संबंध है या नहीं है। नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो यही चाहिए ही हमें कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन है। लेकिन अगर है और उसने रिवील कर दी, अगर उसने रिवील कर दी, नो इट्स अप टू पार्टीज कि अब वो उसको आर्बिट्रर माने या ना माने, है ना। मान लो मेरा किसी के साथ रिलेशन है, सपोज करो कि 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, मान लो कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट होता है, और कोई एक रिलेटिव ही है, मान लो मामा है या कोई एक है, अंकल है या कोई है गांव का आदमी, जिसका कि किसी एक पार्टी के साथ कोई रिलेशन है, लेकिन दूसरे पार्टी को पता है कि ये आदमी बहुत न्याय संगत आदमी है, ये कभी किसी का गलत का साथ नहीं देगा, भले ही इसका अपना ही क्यों ना हो, राइट। तो इस तरीके के छवि वाले लोग हैं, उनको पता है कि ये आदमी फलाने का कुछ लगता है, लेकिन फिर भी ये आदमी सही का साथ देता है। तो अगर पार्टीज अब कंफर्टेबल है कि नहीं फिर भी आप आर्बिट्रर रहिए, हमको आप पे आस्था है, तो वो आर्बिट्रर रह सकता है। लेकिन वो कुछ रिलेटिव है या उसका कोई इंटरेस्ट है, लेकिन उसने उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया, राइट। तो जब पता चलेगा कि इंटरेस्ट है इसका, ये इंटरेस्ट पहले नहीं पता था, बाद में प्रोसीडिंग्स के दौरान पता चला कि ये इसका कोई रिलेटिव है या इसका अपना भी इसमें कोई स्वार्थ है, तो उसी समय वो प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया कुछ खुशी या कुछ नहीं समझ में आया? फिर से बोलूं या क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, मतलब ये सिंपल हुआ कि अगर पार्टीज के पहले तो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको रिवील कर देना चाहिए इस बात को कि मेरा क्या इंटरेस्ट है। अगर आपने रिवील कर दिया तो भी अगर दोनों पार्टी की आस्था है आप में, तो आप आज एन आर्बिट्रेटर काम कर सकते हैं। लेकिन आपने ये रिवील ही नहीं किया एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ये रिवील होता है कि किसी एक पार्टी के साथ आर्बिट्रेटर का कोई इंटरेस्ट है, तो ये उस समय टर्मिनेट हो जाएगा।
राइट। 3 रीजन मैंने बता दिए टर्मिनेशन के। क्लेमेंट ने विड्रॉ कर लिया अपना क्लेम, पार्टीज आपस में ही एग्री कर गए कि ठीक है आप टर्मिनेशन इसको टर्मिनेट कर दीजिए, हम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या फिर हम लोग किसी तीसरे तरीके से तय करेंगे, व्हाटएवर, नहीं हमको करना है, आर्बिट्रल में नहीं जाना है, तो टर्मिनेट हो गया। अगर आर्बिट्रेटर का कोई इंटरेस्ट है जो बीच में अपने आप ही रिवील होता है तो भी वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। द फाइनली द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फाइंड्स दैट द continuation of the proceedings has for any reason become unnecessary or impossible। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगेगा कि अब इस प्रोसीडिंग्स को और लंबा खींचना जरूरी नहीं, अनावश्यक है, इसकी कोई जरूरी नहीं है, या फिर ये इम्पॉसिबल हो रहा है इसको और ज्यादा कैरी आउट करना, तो भी वो टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, प्रोसीडिंग्स को। कोई प्रॉब्लम? फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ अवार्ड्स, यानी अवार्ड्स किस फॉर्म्स में होंगे और क्या क्या अवार्ड का कंटेंट होगा, ये अब हमारा फाइनल है। एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी मेड इन राइटिंग। मैंने कहा था आपको रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है इफ दे हैव म्यूचुअली सॉर्टेड आउट देयर डिस्प्यूट, या फिर उन्होंने पहले ही आपको बोल दिया था कि रीजन हमें जानना भी नहीं है, आप जो डिसीजन लेंगे हम मान लेंगे, तो यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड द reasons that why arbitral tribunal या arbitral has taken this or this decision। लेकिन डिसीजन का लिखना जरूरी है कि क्या डिसीजन लिया गया, एंड दैट शुड बी साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर एक ही आर्बिट्रेटर है तो वो साइन करेगा, और अगर ट्रिब्यूनल है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तो सारे मेंबर साइन करेंगे। ओके, हो सकता है उस दिन एक मेंबर नहीं आ पाए, ठीक है ना। If in arbitral proceedings with more than one arbitrator, the signature of the majority of all the members of the arbitral tribunal shall be sufficient। यानी कि 3 है तो 2 का साइन चलेगा, 1 का नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 5 है तो 3 का चलेगा, 4 का चलेगा, 1 या 2 नहीं भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन क्यों नहीं है ये रीजन मेंशन होना चाहिए, ठीक है। मान लो वो एब्सेंट है, वो आउट ऑफ सिटी है, राइट, उनका भी यही मत था, लेकिन उन्होंने साइन नहीं कर पाए क्योंकि उनको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं जाना पड़ा। तो ऐसा अगर रीजन स्टेटेड है बिहाइंड द ओमिशन ऑफ सर्टेन सिग्नेचर, अगर आप ये रीजन दे देते हैं तो इतना भी सफिशियंट है, यानी 5 में से 3 या 4 लोगों का भी साइन है तो वो चलेगा। क्लियर? नाउ द आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट द रीजन्स अपॉन विच इट इज बेस्ड, यानी कि रीजन स्टेट, आपको मालूम है रीजन स्टेट करना मैंडेटरी है, लेकिन आप इसको रिफ्यूज कर सकते हो 2 समय में, जब पार्टी ने खुद ही सॉल्व किया हो प्रॉब्लम, या फिर पार्टी ने आपको पहले ही बोल दिया हो कि हमको रीजन नहीं जानना, आप जो बोलिएगा हम मान लेंगे, राइट। इस दोनों केस में आप नहीं करिए, अदरवाइज इट इज मैंडेटरी। क्लियर? जो हमने पहले पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। The arbitral award shall state its date and place of arbitration। इस अवार्ड में जिस दिन ये डिसीजन लिया गया या जिस दिन ये डॉक्यूमेंट बनाया गया, डेट मेंशन होना और कहाँ पे ये डिसीजन लिया गया प्लेस मेंशन होना जरूरी है, राइट। आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड अ साइंड कॉपी शैल बी डिलीवर्ड टू ईच पार्टी। जिस दिन आर्बिट्रल अवार्ड डिसीजन ले लिया जाता है, अवार्ड दे दिया जाता है, अवार्ड यानी डिसीजन दे दिया जाता है, फैसला कर दिया जाता है, साइंड कॉपी शैल बी डिलीवर्ड टू ईच पार्टी। दोनों पार्टी के पास उसका साइंड कॉपी डिलीवर कर सकते हैं, कर दीजिए आप, कर सकते नहीं कर दीजिए आप। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों पार्टीज पढ़ेगी, दोनों पार्टीज को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो वापस से उसमें अपना रिक्वेस्ट करेगी कि इस प्रोसीडिंग्स में ये था जो छूट गया है, राइट। अगर मान लो अवार्ड कुछ और था लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने लेटर पढ़ा उसमें उनको लगता है कि कुछ कम ही रह गया, तो वो क्या करेगी, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स मेक्स एन इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच इट मेक अ फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड। यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कभी भी ये डिसीजन ले सकता है कि ये हमारा फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग फाइनल डिसीजन नहीं लेते तब तक के लिए ये इंटरिम ऑर्डर रहेगा, इंटरिम अवार्ड रहेगा। ये तो आपको मालूम ही है, राइट। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, अगर दोनों पार्टीज में और कुछ कोई बात नहीं हुई तो क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी फिक्स्ड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यानी अगर कोई पार्टी बोल रहा है, क्लेमेंट बोल रहा है कि मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल डिसाइड कि कॉस्ट कौन बेयर करेगा या कौन कितना कितना बेयर करेगा, राइट। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल स्पेसिफाई, वो क्या क्या स्पेसिफाई करेगी,
पार्टी इज इंटाइटल टू बेयर द कॉस्ट, ठीक है, कौन से पार्टी को कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा या कितना कितना बेयर करना पड़ेगा। द पार्टी हु शैल पे द कॉस्ट, कौन पे करेगा, कितना कॉस्ट आएगा, कौन पे करेगा। द अमाउंट ऑफ कॉस्ट और मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट, कितना अमाउंट है या फिर किस तरीके से आपने ये अमाउंट डिसाइड किया है, राइट। ये सारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बताएगी, स्पेसिफाई कर देगी। द मैनर इन विच द कॉस्ट विल बी पेड, यानी कि आप चेक से पे करोगे, आप कैश में पे करोगे, आप कब कब पे करोगे, पहले पे कर दोगे या बाद में पे करोगे, जिस भी तरीके से कॉस्ट को पे करना है वो मैनर भी वो क्या करेगी, स्पेसिफाई कर देगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, राइट। अब कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, सिंपल, फीस, एक्सपेंसेस ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड विटनेसेस, जो भी लीगल फीस होता है, एक्सपेंसेस होता है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव, चाय पानी मंगाना, प्लेस के लिए किराया देना, ये जो नहीं होता थोड़ा बहुत जो ओवरहेड कॉस्ट होगा, उस तरीके का खर्चा का जो फी होगा उसी को आर्बिट्रल कॉस्ट बोला गया, राइट। ठीक है, अब सिंपल है जो मैं अभी बता रही थी, करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड, यानी कि अवार्ड में अगर आपको लगता है कि करेक्शन की जरूरत है या फिर सर्टेन अवार्ड आपके समझ में नहीं आया, आप थोड़ा इसको समझा दीजिए, इंटरप्रेट कर दीजिए इसका मीनिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों किया गया। Within 30 days from the receipt of arbitral award, अगर किसी पार्टी को प्रॉब्लम है उस अवार्ड से तो वो 30 दिन के अंदर, जिस दिन उसको रिसीव हुआ है वो कॉपी, आर्बिट्रल अवार्ड कॉपी, वो बोल सकता है करेक्शन के लिए या इंटरप्रिटेशन के लिए। पहला पॉइंट, विद इन 30 डेज, अगर आपको चाहिए करेक्शन करवाना है तो आप 30 दिन के अंदर दे दीजिए अपना रिक्वेस्ट कि हमको इसमें ये चीज नहीं समझ में आई या फिर ये गलत हुआ है। समझ में आया? दोनों पार्टी में से कोई भी दे सकता है। अ पार्टी विद नोटिस टू द अदर पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिस में डाल करके may request the arbitral tribunal to correct any computation, clerical and typographical errors। अगर टाइपिंग का कोई एरर है, कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन का कोई एरर है, तो इस तरीके के एरर को रेक्टिफाई करने के लिए पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिफाई करते हुए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये गलतियां हैं, इसको सुधार करके ये पेपर मेरे पास भेजिए और उनके पास भी भेजिए। समझ में आया? यानी दोनों पार्टीज को वापस से भूल जो हुई है टाइप करने में या कैलकुलेट करने में, एनी क्लेरिकल मिस्टेक, तो उसको आप रेक्टिफाई करके वापस से हमें भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मेक्स सच करेक्शन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करता है, इस तरीके का करेक्शन करता है, इंटरप्रिटेट और इस तरह का करेक्शन कर देता है, या इंटरप्रिटेशन यानी कि अगर किसी पार्ट ऑफ अवार्ड को आप नहीं समझ पा रहे, पार्ट ऑफ डिसीजन को नहीं समझ पा रहे, या पूरा डिसीजन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको इंटरप्रेट कर देगा कि ये मीनिंग ये हुआ, ये मतलब हुआ और इसलिए हमने ये डिसीजन लिया था। समझ में आया? तो वो इंटरप्रेट या करेक्शन विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द, यानी कि पार्टीज आपको रिक्वेस्ट कर सकती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट कर सकती है 30 दिन के अंदर अमेंडमेंट के लिए या इंटरप्रिटेशन के लिए, और जिस दिन पार्टीज ने रिक्वेस्ट किया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, वो 30 दिन के अंदर आपको रेक्टिफाई करके दे देगा या इंटरप्रेट करके आपको वापस से नया जो अवार्ड का जो भी पेपर होगा, सेटलमेंट का पेपर होगा, वो वापस से दोनों पार्टी को दे देगा। पार्टी क्या रिक्वेस्ट कर सकती है, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से एडिशनल अवार्ड के लिए। एडिशनल अवार्ड मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगर कुछ ऐसी बातें भी रखी गई थी जो कि क्लेम के अलावा भी है, ठीक है ना, जिसने मेरा 50,000 ही लिया था और इंटरेस्ट इतना बनता है, लेकिन साथ ही मेरा ये खर्चा भी आ रहा, तो मैं ये भी चाहता हूँ, प्रोसीडिंग्स में ये सब बात रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश अगर वो अवार्ड में छूट गया है, तो जो क्लेमेंट है वो बोल सकता है ये जो एडिशनल मेरा क्लेम था वो भी आप मुझे दिलाइए। इस एडिशनल क्लेम को वो 30 दिन के अंदर वापस से सबमिट करके आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। अगर वो प्रोसीडिंग्स के बीच में डिस्कस किया गया था लेकिन अवार्ड लिखते वक्त अगर छूट गया, राइट, तो उसको वापस से डाला जा सकता है। इफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसीडर्स दिस रिक्वेस्ट, नाउ ये जो आपने एडिशनल क्लेम की बात की वो वापस डाल देगा अगर वो छूट गया था गलती से तो, लेकिन अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगेगा कि ये जस्टिफाइड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर उसको लगेगा कि जस्टिफाइड है, ये एडिशनल क्लेम्स में हमने प्रॉमिस किया था ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स के हम आपको दिलाएंगे और ये छूट गया था, तो वो एडिशनल आर्बिट्रल रिवार्ड 60 दिनों के अंदर उसको दिला देगा। समझ में आया? विद इन 60 डेज। लेकिन अगर उसको लगेगा ये जस्टिफाइड नहीं है तो उसको कैंसिल कर देगा, खारिज कर देगा। आर्बिट्रेशन में कुछ नहीं समझ में आया, देख लो एक बार,
ये कंसिलिएशन अभी भी रह गया, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, ये इतना ही है, छोटा ही है। आपको कंसिलिएशन ऑलमोस्ट मालूम है, हम बस इसको एक बार सरसरी निगाह से नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत लंबा क्लास हो गया है ना। कोई भी Yes, ma'am. आर्बिट्रेशन में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। या संजली, कुछ पूछना है? प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। खुशी, महिमा, श्रेयस, आकाश, आदर्श, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग अटेंडेंस अभी ले लेते हैं। और कंसिलिएशन बहुत छोटा है, आज नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है अब ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए, मुझे ऐसे समझ में आने लगता है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा है